हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर वीकली टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बेटर ट्रैक कर पाएंगे और चीज़ें आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है आप उनको कैटर करवा पाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे, जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। टाइम टू रिकंसीडर जीएम सीड एज अ टूल। तो क्या है पूरा मुद्दा, वो हम इसमें वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जीएम क्रॉप के बारे में बात हो रहा है, एक्चुअली जीएम क्रॉप है क्या? तो प्लांट हुज डीएनए इज ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस डिज़ायरेबल ट्रेट्स। तो अभी क्या होती है, जो आपके हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो ट्रेडिशनल सीड है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है विद टाइम। जैसे पेस्ट जो है वो उसको खा सकता है, या फिर जो आज के समय पे आपका सॉल्ट या फिर जो लैंड की सैलिनिटी है वो बढ़ गई है तो सॉल्ट टॉलरेंट नहीं हो सकता है, या फिर ड्रॉट टॉलरेंट जो है वो नहीं हो सकता है, पानी ज़्यादा चाहिए। तो ये जो समस्या है इनसे निपटने के लिए, क्योंकि खेती जो है काफ़ी बेसिक चीज़ है जिसके बिना लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो फूड है जो काफ़ी नेसेसरी है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो प्लांट होते हैं उनके अंदर डीएनए लेवल में कुछ ऑल्ट्रेशन की जाती है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। तो जेनेटिकली उसको क्या किया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाता है, इट मीन्स मॉडिफाई किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो डिज़ायरेबल ट्रेट है जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस को लाना, जो कि आपके ट्रेडिशनल जो आपके सीड्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग में वो चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, जो जीएम क्रॉप्स होता है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके डीएनए लेवल में चेंजेस लाके डिज़ायरेबल ट्रेट्स को लाया जाता है, उसी को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे देश में अलाउड है वो है बीटी कॉटन। उसके अलावा बाकी और जो आपके क्रॉप्स है, फूड हो या नॉन फूड हो, उनके अंदर भी ये टेस्ट की गई है, जैसे आपके बीटी ब्रिंजल है या फिर आपका बीटी मस्टर्ड है, लेकिन इनको कुछ तकनीकी कारण से हॉल्ट में रखा गया है। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल बना है कि जो जीएम सीड्स हैं आज के समय पे उनको इंट्रोड्यूस करना स्पेशली इन इंडिया वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज के समय पे सॉइल में आपकी जो क्या कह सकते हैं कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिग्रेड होती जा रही है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो रहा है, सैलिनिटी जो है बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या है, जो आपका सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप हो, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप हो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, तो वैसे जो क्रॉप है उनको डेवलप करना ज़रूरी है। तो इसमें जो स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक पार्ट हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिसीजन फार्मिंग करनी होती है, स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होता है। तो उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है उनको हमें फिर से रिकंसिडर करना होगा, नहीं तो हम दूसरे देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है या फिर क्रॉप्स है उनका इंट्रोडक्शन का जो इंटेंसिटी है इंडिया में स्लो है, उसको फास्टन अप करने के लिए इस आर्टिकल में सपोर्ट किया गया है। तो अभी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है कि कोई अगर नया चीज़ है, इनोवेशन है, उसमें इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम यूज़ ही ना करें, और उसको सिर्फ हमें बाइनरी के टर्म में नहीं देखना है, गुड और बैड के टर्म में। तो इसको इस तरीके से देखना है कि ये एक बेटर टूल है जो हमारे एग्रीकल्चर में एक बेटर हमें स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा और इकोनॉमिकली सोशली हमें एक बेनिफिट
के लेवल पे ले जाएगा। तो इसमें इसीलिए एक इम्पेरेटिव या फिर एक एनालॉजी दिखाया गया है एक स्टोरी के साथ, या फिर एक आपका कंपैरिजन दिखाया गया है विथ एलईडी बल्ब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनोवेशन क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। तो चाहे आपके वो जितने भी साइंटिस्ट हो, जो भी चीज़ें बना रही है, इनोवेशन कर रही है, क्यों कर रही है? फॉर बेटर ह्यूमन लाइफ, फॉर बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसमें एलईडी में ये कहा गया कि जब एलईडी पहले आया था तो किस तरीके से एलईडी क्या हुआ, जो पुरानी हमारी बल्ब थी उनको रिप्लेस कर दिया। डिस्पाइट क्या था कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा था और हमारी फेमिलियरिटी भी नहीं थी विथ एलईडी। तो पहले आपका सीएफएल था, सीएफएल के बाद एलईडी आया। तो एलईडी अभी आप देख सकते हैं मार्केट में, जो पहले आपका इनकैंडेसेंट जो लैम्प था उसका सस्ता था, वो जो पहले का बल्ब था 10 रुपये 20 रुपये में मिलते थे। तो एलईडी में क्या है 100 200 250 500 तक भी जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसको इनिशियल कॉस्ट इसका जो है बेयर करते हैं। क्यों बेयर करते हैं? क्योंकि पता है कि लॉन्ग टर्म में इसकी एक तो लॉन्जिटिविटी जो है काफ़ी लंबा समय तक चलेगा, और दूसरा इसका एनर्जी इफ़िशियंसी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें पे करना होगा वो काफ़ी कम होगा। क्योंकि एक 10 वाट की जो बल्ब होती है वो 100 वाट का जो पहले का बल्ब था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हमें रोशनी जो है वो प्रोवाइड करता है और एनर्जी इफ़िशिएंट भी होता है। तो वही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जीएम क्रॉप्स के लिए भी अप्लाई होता है। सिमिलर बेनिफिट हम देख सकते हैं इन जीएम क्रॉप, लाइक लेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होता है और हायर प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। तो पर हेक्टेयर पर फार्मर जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ता है। तो इसीलिए जिस तरीके से हम एलईडी को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे ट्यून कर सकते हैं फॉर कलर, तो आजकल बहुत डिफरेंट कलर की बल्ब्स आ रही है। लाइकवाइज वी कैन ट्यून जीएम क्रॉप। हमें किस तरीके का जीएम क्रॉप चाहिए? ड्रॉट टॉलरेंट चाहिए, न्यूट्रिशन में ज़्यादा होना चाहिए, शेल्फ लाइफ उसका बढ़ाना है कि वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिक पाए ताकि मार्केट में उसको सेल किया जा सके विदाउट रॉटनिंग। तो वो चीज़ हम इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट हमें जीएम क्रॉप में मिलता है। एक प्रोडक्टिविटी का गैप इसमें एक कंपैरिजन दिखाया गया है, कंपेयरिंग विथ यूक्रेन, ब्राज़ील एंड कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, कि जहाँ पे आपका पर हेक्टेयर 6045 केजी का उपजाऊ होता है या प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, जबकि इंडिया में उसका आधा से भी कम है, 2703 जो केजी है पर हेक्टेयर देखा जाता है। तो ये एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि उसके इंडिया के तुलना में जो यूक्रेन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जो फार्मर्स हैं वो डबल पैसा कमाते हैं, डबल प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। फिर शुगर के केस में अगर देखें तो ब्राज़ील में जो जीएम शुगर कैन का बूस्ट है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है, नियरली ट्वाइस इंडियाज़ नॉन जीएम आउटपुट। तो इंडिया में जो नॉन जीएम शुगर, हमारा तो नॉन जीएम शुगर होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे से दुगना जो है ब्राज़ील आउटपुट निकालता है। तो इससे क्या है, यही चीज़ें कंसीडर करने के लिए कही गई है। तो फेलियर ऑफ एडाप्टेशन नॉट टेक्नोलॉजी, तो इसमें हमारे देश में अभी प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर ऑफ एडाप्शन है कि हम जो जीएम क्रॉप है उसको एडाप्ट करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, हम उनको काफ़ी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो फेलियर ऑफ बीटी कॉटन इन लेटर ईयर्स, तो इसमें अभी क्या है, लेटर ईयर में देखें तो बीटी कॉटन जो है वो फेल होने के कगार पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो पिंक बॉलवर्म है वो उसमें रेजिस्टेंट हो गया, उस क्रॉप के अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंट हो गया। तो बीटी कॉटन जो था उसमें इस तरीके से डीएनए मॉडिफाई किया गया था कि बीटी कॉटन को कोई जो पेस्ट है वो ख़राब नहीं कर सकती है, लेकिन समय के साथ देखा गया कि जो पिंक बॉलवर्म है वो आपकी उसमें रेजिस्टेंट हो गई। तो ये एट्रीब्यूट क्या है, नॉट जस्ट टू टेक्नोलॉजी बट टू पोर एडाप्टेशन टू रेन फेड कंडीशन। तो रेन फेड कंडीशंस में जो एडाप्शन है, मतलब एक तो सॉइल का एडाप्शन हो या फिर लोगों का एडाप्शन हो, दोनों तरह से जो एडाप्शन है वो कम है। और एक सिस्टमेटिक जो सपोर्ट चाहिए कि पर्टिकुलर जो पेस्ट है अगर रेजिस्टेंट हो गया है तो अगेंस्ट दिस बीटी कॉटन, तो उसमें फिर से उसको मॉडिफाई करना, उसको फिर अपग्रेड करना, वो
सभी चीज़ें हमारे देश में कम देखी गई है। तो ये जो है पूरा आर्टिकल का जो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसका जो भी जिस्ट है, समरी है, वो हमने इस पेज में आपको बताया। नेक्स्ट पेज में अभी पूरा जो आपका बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्रॉप्स का जो आपका क्रॉप का जो डेवलपमेंट है वो हम इसमें थोड़ा बहुत ट्रेस करेंगे। तो जीएम क्रॉप का अगर ओरिजिन देखें तो 1970 से 90s के बीच में हम देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एमर्ज हुआ 1970s में विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जीएम क्रॉप अगर आप देखें तो यूएसए में क्या है, जो टोमेटो था, टोमेटो में टोमेटो का आपका जीएम क्रॉप बना था। उसके बाद इसमें इसका एम क्या था कि जो सेल्फ लाइफ है उसकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाया जा सके। फिर बाय द 90s जीएम सोया, मेज, कॉटन, ये सभी चीज़ें कमर्शियलाइज होने लगी, स्पेशली इन यूएसए। तो यूएसए में ही क्यों? क्योंकि यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट होना, हर्बिसाइड टॉलरेंस को बढ़ाना, ये सभी चीज़ें देखी गई। और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें ज़्यादा आने लगी तो अभी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जिस तरीके से क्रॉप का जो भी बेनिफिट है उसके साथ इसका नेगेटिविटी भी हम एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। तो एक बायोसेफ्टी का जो कंसर्न है वो आ जाता है कि जो मिट्टी है उसमें जो डिफरेंट अदर माइक्रो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्या उसको किस तरीके से हैम्पर कर रहा है, लॉन्ग टर्म में जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करेगा, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या है, एक कार्टेशिना प्रोटोकॉल लाया गया ऑन बायोसेफ्टी इन 2000 अंडर दी यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो रियो समिट के दौरान उसके बाद ही ये आया था, उसके अगल बगल ही। तो उसमें जीएम क्रॉप की हैंडलिंग के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया गया कि किया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सीड को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा ताकि हम बायोसेफ्टी को मेंटेन रख सकें। और उसी जो प्रोटोकॉल है उसी को कहा जाता है कार्टेशिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000। ध्यान रखिएगा, ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछा गया है ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन कब हुआ इंडिया में? तो जीएम का जो स्पेस है इंडिया में 2002 में खुला। और कौन से क्रॉप के साथ खुला? बीटी कॉटन के साथ। तो ये बीटी कॉटन के साथ जब ये खुला तो अभी क्या होता है, जब बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं उस क्रॉप को अभी ऐसा नहीं है कि आपका वो बनते ही आपका इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसके लिए क्या है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके तहत एक आपकी कमेटी आती है, उसको कहा जाता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। पहले ये अप्रूवल था, अभी इसको अप्राइजल कर दिया गया। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल जो कमेटी है ये आपकी क्या करती है, ये पर्टिकुलर जो भी क्रॉप है उसको अप्रूव करना पड़ेगा। उसको जब अप्रूव किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उसके अंदर जो आपकी ये कमेटी है GEAC, उसके बाद इसका जो आपका एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उधर से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जब क्लियरेंस दे देगी अंडर दिस कमेटी GEAC, उसके बाद ये यूज़ नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिएगा। तो इसीलिए क्या है, हमारे देश में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने नहीं किया। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने किया देन कोर्ट में पिटिशंस लग जाती है बायोसेफ्टी को लेके, तो इसीलिए क्या है, चीज़ें रुक जाती है। तो इसीलिए अभी ध्यान रखिएगा कि जो बीटी कॉटन है इसको अभी हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है जीएम क्रॉप के अंदर। इनिशियली बूम देखा गया कि 2002 से लेके 10 के अंदर, तो एडाप्शन सर्च फ्रॉम 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स था 2002 में, 11.6 मिलियन हो गया बाय 2014। और 95% ऑफ जो एरिया है कॉटन एरिया उसमें बीटी कॉटन ही उगाया जाता है। और फार्मर्स का जो यील्ड है डबल हो गया। पेस्टिसाइड यूज जो है वो आपका ड्रॉप हो गया बाय 50%। तो इससे क्या है, सॉइल का हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके और जो हमारे यूट्रोफिकेशन होता है या फिर आपकी जो सॉइल कंटामिनेट होती है, वाटर कंटामिनेशन होता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनिमल हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है इससे। और फार्मर का इनकम भी रोज़ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का बेनिफिट दिखा हमें, दूसरा फार्मर्स का इनकम में बेनिफिट दिखा। फार्मर्स का इनकम में बेनिफिट हुआ तो ओवरऑल इकोनॉमी में बेनिफिट करेगा।
देन आप जो सोसाइटी है, सोसाइटी में भी क्या है, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट विल एनहांस्ड। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, आपको इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी है। तो दिस अलाइंड विथ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इथोस बट टारगेटेड प्रिसीजन ब्रीडिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, पहला रेवोल्यूशन था, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसमें जो हाइब्रिड सीड्स है उसको इस्तेमाल किया जाता था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई, तो उसके लाइन में हम देख सकते हैं। फिर सेटबैक क्या लगा 2010 के बाद, पेस्ट रेजिस्टेंस इमर्ज करने लगा बीटी कॉटन के अंदर, जिसको बनाया ही गया था कि पेस्ट से बचाया जा सके, लेकिन उसके अंदर क्या है, डिफरेंट जो और पेस्ट है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट होने लगी। जैसे पिंक बॉलवर्म है, वो अनएफेक्टेड रहने लगा। तो उसके बाद क्या है आपके इसके ऊपर आज भी चर्चा हो रही है कि बायोडाइवर्सिटी के जो हेल्थ है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंट जो और आपकी जैसे पिंक वॉलवर्म है। तो ये अगर बीटी कॉटन से ही रेजिस्टेंट हो गई है तो ये बाकी क्रॉप्स को भी क्या करेगी, आसपास की डैमेज करेगी। तो ये एक बायोसेफ्टी का रिस्क आ गया या फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिस्क आ गया। उसके बाद आपका जीएम जो मास्टर्ड है, DMH11 के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी डेवलप किया गया 2010 में, लेकिन इसने बहुत सारा डिले को फेस किया। एनवायरमेंटल जो रिलीज है या फिर जो GEAC है उसने इसको अप्रूव किया, लेकिन बाद में ये कोर्ट में चैलेंज इसको कर दिया गया कि ये भी क्या करेगा, बाद में आपका कुछ कंसर्न रेज किया था। एग्जैक्टली क्या कंसर्न है हमें वो अभी हमें नहीं जानना है। तो उसमें इसके वजह से क्या हुआ, NGO ने इसको इसके अगेंस्ट कोर्ट में चैलेंज कर दिया, पिटिशन फाइल कर दिया। रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर देखें तो इन 2022 GEAC ने अप्रूव किया GM मास्टर्ड को, एनवायरमेंटल रिलीज हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन देखने को मिला। ये ऊपर का केस जो है वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो अभी जब जैसे बीटी कॉटन में पिंक वॉलवर्म का प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आपके जो DMH11 है इसके अंदर भी आ सकता है। तो अगर एक सीड सिर्फ 10-15 साल चलेंगी, उसके बाद उसका उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो उससे फार्मर्स क्या है, डिस्करेज हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी आपकी मॉडिफिकेशन की जा रही है उसको समय समय के साथ अपग्रेड करते रहना भी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो अभी देखा कि एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है कि पेस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है जैसे पिंक बॉलवर्म है। फिर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी हार्डल्स तो हमें देखने को मिला ही कि डिले होता है अप्रूवल में, और अप्रूवल मिलने के बाद भी क्या होता है, आपकी केस हो जाता है कोर्ट में। स्टेट लेवल में भी क्या होते हैं इन चीज़ों को, जैसे केरला बिहार में बैन कर दिया गया है। फिर एनवायरमेंटल जो रिस्क है वो भी हम इसमें देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को ये हार्म कर सकता है, सॉइल हो, सॉइल का हेल्थ हो, वाटर हो, वगैरह वगैरह। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी देखी जाती है। तो अभी जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होंगे उनका प्राइस भी ज़्यादा होगा, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है का मतलब क्या है कि मोनोपोली रहेगी मल्टीनेशनल्स की, जैसे मोनसैंटो जो कंपनी है वैसे कंपनी का आपका जो मोनोपोली है वो रहेगा। और इससे क्या है, आप जैसे फार्मर हैं उनको ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के बाद अगर चुका नहीं पाते हैं या फिर ओवर प्रोडक्शन, बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, उससे प्राइस अगर क्रैश होता है तो फार्मर सुसाइड जैसे जो मामले हैं वो भी हम देख सकते हैं। देन है एथिकल एंड हेल्थ कंसर्न। तो अगर हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसको अगर सिर्फ हम उसको अगर हम सिर्फ आपके एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देखते हैं, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक व्यू से, तो ये अनएथिकल रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो हेल्थ है उसको भी कंसर्न में लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स। तो काफ़ी सारे देश जो है EU के, यूरोपियन यूनियन के, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके काफ़ी स्केप्टिकल है, और वो आपके तो जो एथिकल कंसर्न है उसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। एथिकल कंसर्न का मतलब ये हो गया कि जो सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट की जो हमारी समझ है, जो इको सेंट्रिसिज्म है उसको लाना, मतलब एक इंक्लूसिवनेस लाना एनवायरनमेंट को लेके भी, कि एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ग्लोबल ट्रेड बैरियर, ये एक्चुअली मैं पोस्ट कर गया था तो इसीलिए ये समझा दिया था। ग्लोबल ट्रेड बैरियर जैसे EU जैसे देश जो है वो आपके स्केप्टिकल है, सारे नहीं कुछ देश, और इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप देखा जाता है।
जैसे जीएम क्रॉप आ गया तो उसके लिए जो फार्मर्स का एजुकेशन है उसको बेटर करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको समझ देनी काफ़ी ज़रूरी है कि जीएम क्रॉप की क्या बेनिफिट जो हो सकती है वो दिखाना। एक्सटेंशन जो सर्विस है, एक्सटेंशन सर्विस मतलब सीड देना, एजुकेशन देना, सॉइल का टेस्टिंग करना वगैरह वगैरह जो खेती के साथ जुड़ी हुई होती है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी बताई है, बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाना। ओके, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो हमें यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्या है कि जब इस तरीके के जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होंगे तो उससे क्या होगा, इन क्रॉप्स का इस्तेमाल करके हम जो वेलफेयर है उसको हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमें लेना होगा ताकि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। तो जो भी क्रॉप हम डेवलप करें उन क्रॉप्स के ज़रिए आपकी लोगों की सस्टेनेबिलिटी भी रहे, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी रहे। फिर एनवायरनमेंटल एथिक्स में हमें सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से नहीं देखना है, इकोसेंट्रिक व्यू को भी अपनाना है, मतलब एनवायरनमेंट को सेंटर में रखना ज़रूरी है। फिर जो भी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं वो कॉस्टली रहेंगी क्योंकि बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, बहुत खर्च होंगी। एमएनसीज जो रहेंगी वो अपना जो सीड्स बनाएंगी तो उसको पोर फार्मर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पोर फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज सीड को प्रोवाइड करना, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी डायमेंशन में जब जीएम क्रॉप आएगा तो उससे लाइवलीहुड बेटर होंगी। पॉलिटिकली देखें तो आपको गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है वो फुलफिल होगा। लीगली देखें तो ये जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनको कौन सा जो लॉ है वो एडमिनिस्टर करता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अधीन जो रूल्स है वो, और जो कमेटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रिमेंबर ये सभी चीज़ें पूछी जाती है कि जीईएसी कौन से मिनिस्ट्री के अधीन आता है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि एग्रीकल्चर होगा, लेकिन गलत होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एथिकल ऑलरेडी बताया है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी को देखना है, इकोसेंट्रिसिज्म को देखना है। इंटरनेशनली देखें तो जो जीरो हंगर का गोल है एसडीजी का, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, इस तरीके के जो स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है दीज आर नेसेसरी। इकोनॉमिकली देखें तो बूस्ट करना है जीडीपी को वाया एग्री एक्सपोर्ट, और एग्री एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होना पड़ेगा, और फॉर दैट मैटर जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स नीड टू बी इन्हांस्ड। वे फॉरवर्ड देखें तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लानी है ताकि जीईएसी जो भी आपकी प्रोसेस है उसको फास्ट एंड अप हम कर सके कि जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले और बायोसेफ्टी जो ट्रायल्स है वो भी बेटर हो। रिसर्च में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है ताकि पिंक जो बॉल वॉर्म है उस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। जो भी अप्रोच लेते हैं उसमें फार्मर सेंट्रिक अप्रोच होना ज़रूरी है, ना कि एमएनसी सेंट्रिक अप्रोच। पब्लिक को एंगेज कराना ज़रूरी है, कॉमन पब्लिक जो इसको कंज्यूम करेगी एज वेल एज जो प्रोड्यूसर है, इट मीन्स फार्मर्स को भी एंगेज करवाना ज़रूरी रहेगा। मॉनिटरिंग एंड एडाप्शन, तो मॉनिटर करते रहना है ताकि जो सॉइल है, जो फार्मर्स है, जो कंज्यूमर्स है वो अडाप्ट कर पाए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो है वो करना ज़रूरी है ताकि जैसे जीन एडिटिंग टूल्स में हम और भी इसको और डेवलप कर सके, लाइक क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है। हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन करना ज़रूरी रहेगा, मतलब सिर्फ जीएम क्रॉप के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो नहीं होगा, उसी के साथ हमें ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को और फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। तो दूसरा आर्टिकल अर्थात जो लास्ट आर्टिकल है ये क्या कहता है, अ ग्रोइंग शैडो ओवर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो अभी डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, एक नया टर्म है, एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसको एग्जाम में मेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो क्या दर्शा रहा है या फिर क्या बता रहा है। तो इसमें अभी ध्यान दीजिएगा कि आज के समय पे करंट सिचुएशन जो चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सरकमटेंसेस है, तो स्पेशली इसमें टेक्नोलॉजी का जो सरकमटेंस है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या कर रही है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, कल्चर में, हर सेगमेंट में चेंजेस को ड्राइव कर रही है। तो अभी इसके साथ क्या हो जाता है, जब हम डिजिटली अपने आप को रजिस्टर करते हैं, सोशल मीडिया पे हो या फिर आपके डिजी लॉकर पे हो या फिर इन एनी सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो उससे हम क्या होता है, बहुत सारी डिजिटल जो फुटप्रिंट होती है हमारी उसको हम पीछे छोड़ आते हैं, और वो हो गया आपका मेटा डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, बिग डेटा। तो इन डेटास को जो आपकी कंपनीज हैं
एमएनसीज, गवर्नमेंट है, इसका आपका मिसयूज़ कर सकती है या फिर अपने प्रॉफिट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो तब क्या होगा, तो हमारा जो राइट्स है, हमारा जो लिबर्टी है, हमारा फ्रीडम है, वो आपकी स्टेक पे आ जाएगी। हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो स्टेक पे आ जाएगी। फॉर दैट मैटर ज़रूरी क्या है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन किए हुए हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो एनक्रोच कर सकता है, जैसे लिबर्टी को एनक्रोच कर सकता है, हमारी जो आपकी प्राइवेसी है उसको एनक्रोच कर सकता है। हमें ये जो आपकी डेटा है इसका इस्तेमाल करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। मतलब हमारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारा जो आपका डेटा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अलाइन करके प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। उसी को कहा गया है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो हाल ही में कुछ संसार सारथी करके जो गवर्नमेंट का ऐप था जिसको मैंडेटरी करने के ऊपर जो मैंडेट लिया गया था उसको लेके बाद में इसको रिवोक कर दिया गया था। Okay, so the immediate context is that Indian government's attempt later revoked due to pushback to mandate the installation of संचार सारथी ऐप on mobile phones। तो ये कंसर्न रेज कर रहा था कि इसको मैंडेटरी कर रहा है और ये संचार सारथी ऐप जो है ये बहुत सारी परमिशंस लेगा और ये क्या कर सकता है, हर सिटीजन को सर्विलियंस पे रख सकता है। Okay, government can collect data and government can profile data, okay, for their benefit। तो इससे क्या होगा, जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो वायलेट हो सकता है। एंड फॉर दैट मैटर ये आर्टिकल आया कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के वजह से हमारी जो राइट्स है वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो वही चीज़ इसको ट्रिगर कर रहा था संचार सारथी ऐप, और इसके वजह से हम ये एक नया कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं। तो एक शिफ्ट इन पावर देखा जा रहा है कि अभी हमारे पास नो डाउट हम यूज़ कर रहे हैं डेटा जो है या फिर फ़ोन है ओवर द इंटरनेट, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है कि एमएनसीज एज वेल एज गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके इनविजिबली हमें सर्विलेंस पे रख सकती है। ओके, हमारी बिहेवियर को मॉडलिंग करना, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करना, सो वो सही नहीं है। और इसमें ध्यान रखिएगा एक और टर्मिनोलॉजी आया था, सर्विलियंस कैपिटलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट है, एमएनसीज है, वो क्या कर सकती है, क्योंकि उसके उन्हीं की टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और बहुत तरीके के परमिशंस हम ग्रांट करते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे क्या होता है हम ना चाहते हुए ही अनजाने में हम परमिशंस दे देते हैं, जिससे हमारा डेटा जो है वो गायब हो सकता है या फिर मिसयूज़ हो सकता है। तो उस चीज़ को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी लॉ लाई गई है, एग्जिस्टिंग लॉ में अगर हम देखें आईटी एक्ट ऑफ 2000 है, फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 है। तो ये आपकी व्यू में आ जाती है, सीन में आ जाती है। ये दो लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपकी इनएडिक्वेसी है। तो इसमें जो इनएडिक्वेसी है वो है प्राइवेसी का, या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको काफ़ी समय पे एग्जाम्प्ट किया गया है इन डिफरेंट एक्सेप्शंस, सो दैट एक्सेप्शंस नीड टू बी मिनिमाइज्ड। ओके, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो अभी इसका अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखें तो प्री इंडिपेंडेंस रूट में ही हम सर्विलेंस को देख सकते हैं। जब कॉलोनियल पावर्स हमारे देश में रूल कर रही थी तो टेलीग्राफ एक्ट के तहत, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत, तो उन्होंने हमारे जो कम्युनिकेशंस है उसमें आपका इंटरसेप्ट करना, मॉनिटर करना, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे हम देख सकते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी आज़ादी को दबाया जाने की कोशिश कर रहा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन, एनफोर्समेंट हो गया था 1950s तक। तो उसमें आर्टिकल 19 हो, 21 हो, फ्री स्पीच, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो अभी तभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थी तो इशू एब्सेंट था, लेकिन अभी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गई है 1995 के बाद से इंटरनेट चालू हो गया इन इंडिया, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, फिर आज के समय पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो इनको और रोबस्ट तरीके से अप्लाई करना है ताकि पीपल का जो कंसेंट है वो एकदम विलिंग, एक नोन कंसेंट रहना चाहिए, ना कि आपकी एक इनविजिबल कंसेंट जो लिया जाता है अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस। लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी देयर एंड पीपल उसको पढ़ते नहीं है, यूज़र उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि इतना लंबा कंडीशन पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। फिर जो जुडिशियल रिकॉग्निशन है ऑफ प्राइवेसी, जिसको ऑलरेडी 2017 का केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में आर्टिकल 21 1914 के तहत दिया गया था, तो उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। एक लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्स भी रहना चाहिए। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी आपकी एग्जाम्पशंस दी गई है
उनका सर्विलियंस के लिए अब्यूज़ हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। चैलेंज अगर देखें तो लीगल गैप बहुत सारी है, देन टेक्नोलॉजिकल एक बैरियर हम देख सकते हैं, प्राइवेसी का इरोजन तो है ही, जैसे डिजी यात्री कितना क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है कोई पता नहीं है। डिजिटल डिवाइड हम देख सकते हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, देन अर्बन एंड रूरल, उसको गैप को फिल करना ज़रूरी है। स्टेट पावर वर्सेस अभी स्टेट और जो प्राइवेट पावर है दोनों ही क्या कर रही है, आपकी सिटीज़न की डेटा को कलेक्टिवली दोनों ही अपने अपने लेवल पे कलेक्ट कर रहे हैं, जो सही नहीं है, स्पेशली प्रोफाइलिंग के लिए जो कर रहे हैं। तो नॉन पर्सनल डेटास कुछ है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। ओके एक इम्प्लीमेंटेशन में भी इशू देखा जाता है, जो एनफोर्समेंट है वो वीक है। फिर एक एथिकल डायलामा भी हम देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे या फिर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से आर्टिकल के साथ ही आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा, अगर फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारी वी द पीपल ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल होना चाहिए। फिर एक पैनोप्टिकल मॉडल है माइकल फुकोट का। तो पैनोप्टिकल मॉडल क्या होता है, जैसे जेल है तो जेल में एक बीच में क्या होगा, टावर सा रहेगा जिसमें 2-4 पुलिस बैठे रहेंगे और पूरा जेल को क्या है देखा जाएगा। तो उससे क्या है, बाकी जो कैदी है उनको एक डर लगा रहेगा कि कोई हमें देख रहा है कि टावर पे बैठ के। तो उसी तरीके से अभी क्या है कि चंद जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट है या फिर गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स है, वो हमें क्या कर सकते हैं, पूरी देश के पॉपुलेशन को आपकी ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं जो सही नहीं है। तो वही माइकल फूको का आपका पैनोप्टिकन मॉडल है। रूल ऑफ लॉ को जो है वो चलाना ज़रूरी है, ना कि रूल ऑफ कोड। तो अभी रूल ऑफ कोड चल रहा है, सॉफ्टवेयर का रूल चल रहा है, तो या फिर आपकी आईटी सेल्स जो है वो लोगों की बिहेवियर को मॉडल कर रही है, तो वो सही नहीं है। तो अभी इसमें डायमेंशंस में भी वही चीज़ें देखनी हमें ज़रूरी है। इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइज ग्रुप जो है वो ज़्यादा सर्विलेंस का रिस्क फेस करेंगे। पॉलिटिकली जो है डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। लीगली देखे जो लीगल फ्रेमवर्क है, डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो इनएडिक्वेट है। एथिकली देखे तो आपकी लोगों की ऑटोनॉमी को, डिग्निटी को हार्म करने वाला काम है ये। देन इंटरनेशनली अगर देखें तो जैसे ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने जिस तरीके से अपने मॉडल एक्ट्स को लिए हैं उसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमी में देखें तो इफिशिएंसी को बूस्ट करना है, नो डाउट, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ पीपल्स प्राइवेसी। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, लीगल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी है कि कितना तक आपकी सर्विलेंस किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में इंडिपेंडेंट डेटा डिजिटल राइट्स कमीशन बनाने चाहिए। जुडिशियल ओवरसाइट जो है वो रहना चाहिए कि बिना जुडिशियल वारंट्स के कोई सर्विलेंस नहीं होगा। अभी के समय पे क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही सर्विलेंस स्टार्ट कर दिया जाता है। एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो एल्गोरिदम है वो हमें आपका वे आउट दिखा रहा है अबाउट डिफरेंट कंटेंट। डिजिटल लिटरेसी 2.0 लाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी इसको लाया जा सकता है, जिससे लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जा सके। प्लस इसमें कुछ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो इसी लाइन में पूछे गए हैं, जैसे BN श्रीकृष्णा कमेटी जो था, जिसके वजह से आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। इवन प्रीलिम्स में इट में आस्क कि BN श्रीकृष्णा कमेटी इज एसोसिएटेड विथ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर ध्यान रखिएगा 8-10 और आर्टिकल है जिसको आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिस तरीके से 2 आर्टिकल समझाए इस तरीके से इनको देखिएगा। तो बहुत सारे आर्टिकल क्या है रिपीटेड होते हैं, तो मैं इसीलिए 2 ऐसे आर्टिकल ले लेता हूँ जिसको मैंने पहले नहीं समझाया, ताकि चीज़ें आप समझ सके। बाकी फिर से रिपीट होता है तो उसको पढ़ेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।